ये मास 2 किलोग्राम है, ये 6 किलोग्राम है, ये 7 किलोग्राम है, ये 5 किलोग्राम है। जी की वैल्यू 10 है। एक सवाल करो फटाफट। इस वाले ब्रांच में बेटा टेंशन जो है, इस वाले ब्रांच में टेंशन T1 है, इस वाले ब्रांच में टेंशन T2 है, इस वाले ब्रांच में टेंशन T3। फाइंड आउट T1 एंड T2 एंड T3। तीनों स्ट्रिंग में बेटा टेंशन बताना है। फटाफट करो। आज हमारा NLM का लास्ट लेक्चर है, इसके बाद हम लोग फ्रिक्शन पढ़ेंगे। बेटा इसमें ये स्मूथ सरफेस है, इस धागे में और इस धागे में टेंशन बताना। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखो यहाँ पर ये पुलिंग फोर्स हो जाएगा 5G। हमें पता है कि ये नीचे जाएगा और ये दोनों राइट डायरेक्शन में जाएंगे। तो पहले हम A कैलकुलेट करेंगे। A कितना आएगा 5G डिवाइड बाई 5 + 7 + 6 टोटल मास +2। 6 2 8 7 15 5 20। तो ऊपर 50 है, नीचे 20 है। बेटा ये 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा एक्सेलरेशन। अब बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे सभी लोग। अगर मुझे टेंशन निकालना है, अगर मुझे इसमें टेंशन निकालना है T1, तो देखिए T1 के लिए मैं यहाँ से सिस्टम ब्रेक करूँगा और सिर्फ एक बॉडी लूँगा 2 वाली। तो T1 की वैल्यू हो जाएगी 2A। A की वैल्यू 2.5 रख देंगे तो 2 × 2.5 तो 5 न्यूटन आएगा। T2 ध्यान दें बेटा, T2 के लिए देखो ये 2 बॉडी का सिस्टम मानेंगे। तो T2 ऐसे लग रहा होगा, पूरा 6 + 2 8 हो जाएगा। T1 इंटरनल हो जाएगा। तो T2 के लिए बेटा ये 2 बॉडी का सिस्टम मानेंगे। तो T2 हो जाएगा 2 + 6 × A 8A। 25 × 8 220 न्यूटन आ जाएगा बेटा। और T3 चाहो तो यहाँ से निकाल लो T3, या यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो देखो T3 के लिए तीनों का सिस्टम मान लेंगे, तीनों का। T3 के लिए तीनों का सिस्टम मान लेंगे। 7 6 13 13 2 15 पूरा सिस्टम मान लेंगे बेटा T3 के लिए ना। तो T3 बराबर हो जाएगा 15A। तो 15 दूनी 30 7.5 37.5 आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं।
चलिए हेडिंग लगाइए, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सूडो फोर्स। इसकी फ़ोटो खींच लीजिए फटाक से, अगर लिखने में समय लग रहा है। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड यहां पर एक चर्चा करेंगे सूडो फोर्स। बेटा बहुत ध्यान समझो, बेटा इनर्शियल फ्रेम किसे कहते हैं? सबसे पहले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। बेटा वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिनमें हम रियल फोर्स लेकर न्यूटन्स लॉ लगाते हैं तो वो अप्लाई होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। जैसे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमने न्यूटन्स लॉ लगाया तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमने सारे न्यूटन्स लॉ लिखे हैं, तो हम मानकर चलते हैं कि वो एप्लीकेबल है। तो जब F बराबर m है बेटा तुम लगाओ तो वो करेक्ट आंसर दे। बहुत ध्यान समझना, अच्छी से बातें, कुछ थ्योरी है, थोड़ी आधा 10 15 20 मिनट आपको ध्यान सुनना पड़ेगा मेरी बात। तो बेटा हम क्या कह सकते हैं? वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिनमें रियल फोर्स F, अभी क्या होता है बेटा, अभी तक आप जो लगाते रहो F बराबर ma जब लगाया आपने तो F होता है नेट फोर्स। तो ये जो F होता है ये रियल फोर्स होता है। रियल मतलब वास्तविक बल। बेटा रियल फोर्स वो होते हैं जो वाकई बॉडी पर लग रहे हैं, एक्चुअली बॉडी पर लग रहे हैं, जो उन्हें रियल फोर्स कहते हैं। तो रियल फोर्स वो होते हैं जो वाकई बॉडी पर लग रहे हैं। और ए होता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन, जो तुमने अब तक न्यूटन्स लॉ लगाया, ये होते हैं रियल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। लेकिन जब आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मेरी बात ध्यान सुनना, जब आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल के लगाते हो, मान लो कोई ट्रेन के अंदर बैठा हो, ट्रेन चल रही है, ट्रेन के अंदर बैठा ऑब्जर्वर न्यूटन्स लॉ लिख रहा है, तो जो बंदा न्यूटन्स लॉ लिख रहा है F बराबर m में, वो A की वैल्यू वही पुट करेगा जो उसको नजर आएगी। मतलब जब आप वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाएगा तो जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप न्यूटन्स लॉ लिखोगे, एक्सेलरेशन वही लिखोगे जो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दिखाई पड़ेगा। जैसे लिफ्ट के अंदर कोई बैठ के अगर न्यूटन्स लॉ लिख रहा है तो लिफ्ट के अंदर जो बंदा होगा वो A की वैल्यू वो पुट करेगा जो उस लिफ्ट के अंदर बैठे बंदे को दिख रहा होगा। आप समझ रहे मेरी बात? लेकिन अभी तक आपने इन विषय पे चर्चा क्यों नहीं की? क्योंकि अभी तक आपने सारे न्यूटन्स लॉ किसके रिस्पेक्ट में लगाए? ग्राउंड के रिस्पेक्ट। अभी तक आप जितने भी न्यूटन्स लॉ लगाए सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लगाए, इसलिए आपने एक्सेलरेशन वही लिखा जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में था। आपने कभी वो नहीं लिखा जो किसी और के रिस्पेक्ट में था, क्योंकि आपका ऑब्जर्वर ग्राउंड पे बैठ के ही चीज़ों को देख रहा था। अब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल बदल के देखेंगे, कभी ट्रेन के अंदर से देखेंगे, कभी लिफ्ट के अंदर से देखेंगे। उस दौरान कभी कभी हमें कुछ चीज़ें में बदलाव करना पड़ेगा, मैं भी बताऊंगा। तो पहले तो ये समझो कि कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे होते हैं जिनमें अगर हम F के स्थान पर वास्तविक बल लें, रियल फोर्स लें, और A के स्थान पर वो लें जो ऑब्जर्वर को दिख रहा है, वही लिया ही जाता है, और ये वाली इक्वेशन एप्लीकेबल रहे, काम करती रहे, सही आंसर देती रहे, तो हम उस फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम मानते हैं। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिनमें न्यूटन्स लॉ वैलिड रहता है, एप्लीकेबल रहता है, रियल फोर्स कंसीडर करने पर वैलिड रहता है, उन्हें इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑब्जर्वर आ जाएंगे, कुछ ऐसे भी फ्रेम्स आ जाएंगे जहां पर जब तुम F बराबर m लगाओगे तो फेल हो जाएगा। फेल हो जाने से मेरा मतलब है इसका आंसर गलत आने लगेगा, इससे जो रिजल्ट्स आएंगे वो रॉन्ग आने लगेंगे। आप F रखोगे रियल फोर्स जो वाकई बॉडी पे लग रहे होंगे, और आप A वो रख दोगे जो ऑब्जर्वर को दिख रहा होगा, जो उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो होगा। तो आप ये देखोगे कि न्यूटन के लॉ जो होंगे वो गलत आंसर देने लगेंगे,
फेल होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे फ्रेम्स जहां न्यूटन के लॉ फेल होने लगते हैं रियल फोर्स लेने पर, केवल रियल फोर्स लेने पर, उन्हें नॉन इनर्शियल फ्रेम कहा जाता है। और ऐसा कब होगा ये मैं अभी आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आप थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए। तो इनर्शियल फ्रेम क्या है? दीज आर द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हिंदी में लिख दूं क्या? ये वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिनमें रियल फोर्स कंसीडर करने पर, रियल फोर्स कंसीडर करने पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल रहते हैं या वैलिड रहते हैं, वैलिड रहते हैं। मतलब जब F बराबर ma लिखते हो तो रियल फोर्स आते हैं, और A जो लिखते हो एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बॉडी का एक्सेलेरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में होता है, और ये होल्ड करता है, होल्ड करता है, ये ट्रू होता है, ये ट्रू होता है। ऐसे फ्रेम्स को हम इनर्शियल फ्रेम कह देते हैं। दूसरा आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो दूसरा आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बेटा नॉन इनर्शियल फ्रेम वो होते हैं जिनमें रियल फोर्स कंसीडर करने पर न्यूटन के लॉज वैलिड नहीं रहते, वो हमें करेक्ट रिजल्ट नहीं देते, न्यूटन्स लॉ फेल हो जाता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो ये वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं जिनमें ओनली रियल फोर्स कंसीडर करने पर रियल फोर्स कंसीडर करने पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं रहते। मतलब अगर आप रियल फोर्स केवल कंसीडर करोगे और आप मास ऑफ बॉडी और एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी लिखोगे उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, तो ये रिजल्ट वैलिड नहीं रहता, ये होल्ड नहीं करता, ये होल्ड नहीं करता बेटा, ये गलत होने लगता है। अभी हम दिखाएंगे, आप अभी बस लिख लो। इनर्शियल फ्रेम वो हैं जो जिनमें न्यूटन्स लॉ वैलिड रहते हैं रियल फोर्स कंसीडर करने पर। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स वो हैं जिनमें न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं रहते सिर्फ रियल फोर्स कंसीडर करने पर।
आई। तो अब हम अगर बात करें तो पता कैसे चलेगा कि कहाँ न्यूटन्स लॉ वैलिड रही, मैं एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ। उसके पहले एक नोट समझ लेना बेटा। हमने कहा कि भैया वो फ्रेम नॉन इनर्शियल होंगे जहाँ न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं रहेगा। अब आपने कहा कि सर ये पता कैसे चलेगा कि वैलिड नहीं है, तो उसका आंसर ये होता है कि अगर आप F बराबर ma लगाओगे तो आपका आंसर गलत आएगा, सही आंसर नहीं आएगा चीज़ों का। अब फिर एक क्वेश्चन उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये गलत है? तो इसका मतलब हमें सही पता होना चाहिए। आप किसी चीज़ को गलत कब कह सकते हो? जब आपको खुद सच पता हो, आपको सत्य का ज्ञान होगा, तभी तो आप कह पाओगे कि ये वाली बात झूठ है। लेकिन अगर आपको सच खुद नहीं पता होगा तो आप झूठ को ही सच मान सकते हो। इसलिए किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करेक्ट आंसर आ रहा है ये पता होना चाहिए ना। तो आप किसी को तो सच मानना पड़ेगा, तभी तो दूसरों को झूठ कह पाओगे, है ना। ऐसे तो वो झूठ बोलने वाला कहेगा नहीं मेरा ही सच है, तो जो तुम्हारा सच है वो झूठ है, आपको उल्टा। तो इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको लेना पड़ेगा जिसे आपको इनर्शियल मानना पड़ेगा, जिसमें आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि ये वाले जो न्यूटन्स लॉ है करेक्ट है एकदम, और इनसे जो आंसर आ रहे हैं वो एकदम 100% करेक्ट है। तो हम क्या करते हैं, रेफरेंस के तौर पे ग्राउंड को ले लेते हैं, ग्राउंड को, अर्थ को एक इनर्शियल फ्रेम मान लेते हैं। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब कैलकुलेशन करते हैं, अभी तक हमने जितने भी सवाल न्यूटन्स लॉ लगाए सब सही मान के तो लगाए, सब किसके रिस्पेक्ट में लगाए? ग्राउंड के रिस्पेक्ट। तो ग्राउंड इज कंसीडर्ड एज ए इनर्शियल फ्रेम। उस पर कोई परिभाषा नहीं लग रही है, उसको स्टैंडर्ड की तरह लिया गया है, उसको एक रेफरेंस के तौर पे लिया गया है। बात समझ रहे हैं? उसको आप ये नहीं कह सकते हो कि अर्थ डेफिनेशन के आधार पे अर्थ इनर्शियल नहीं है। अर्थ को स्टैंडर्ड मान लिया कि भैया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो न्यूटन्स लॉ लगाएंगे वो हमारे वैलिड होंगे, उनको हमने सही माना है। तो ग्राउंड हमारा इनर्शियल है, बस ऐसे मान लिया सबने, एक मान्यता बना ली कन्वेंशनली कि अर्थ को कैसा मानेंगे? इनर्शियल। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में जो भी आंसर आ रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में न्यूटन्स लॉ लगा के जो भी आंसर आ रहा है उसको सच मानेंगे। तो अब जब मान लो दूसरे इंसान ने न्यूटन्स लॉ लगाया, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में लगाया, अब लिफ्ट के रिस्पेक्ट में न्यूटन्स लॉ लगाने से मान लो आंसर दूसरा आ गया, वो नहीं आया जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लगाने से आ रहा था, तो हम ग्राउंड वाले को सही मानेंगे। तो लिफ्ट वाला क्या हो जाएगा? गलत। तो अब लिफ्ट वाले से कह देंगे तू नॉन इनर्शियल है, तेरा आंसर गलत आ रहा है। बात समझ रहे हैं ना? तो किस फ्रेम में फेल हो रहा है, इसके लिए हमें यह मानना पड़ेगा कि किस फ्रेम में पास हो रहा है। तो रेफरेंस के तौर पर अर्थ को इनर्शियल मान लिया गया है। ध्यान रहे, नॉट बाय डेफिनेशन। अर्थ इज टेकन टू बी इनर्शियल बाय रेफरेंस, एक स्टैंडर्ड की तरह लिया गया, इट्स नॉट बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन अर्थ को इनर्शियल नहीं बनाती, ठीक। तो लिख लें, अर्थ या ग्राउंड, ग्राउंड का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है is taken as an inertial frame conventionally for reference। कन्वेंशनली लिया गया, ठीक है ना। तो ग्राउंड हमारे लिए इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए कि कौन सा फ्रेम इनर्शियल है, कौन सा नॉन इनर्शियल है। एक बेटा सरल से एग्जाम्पल की मदद से थोड़ा सूडो फोर्स समझाने का प्रयास करता हूं मैं। फाइनली तो आपको चीज़ें याद ही रखनी पड़ेगी, कंक्लूजन इंपॉर्टेंट होगा, पर प्रोसेस भी ध्यान से समझिए कि क्या है। बेटा मान लो एक बॉडी है, लिफ्ट के अंदर रखी है, लिफ्ट एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रही है, और हमें 3 फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिए हैं। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो ग्राउंड के ऊपर बैठा है, ये ऑब्जर्वर है, यहाँ XYZ ओरिजिन मैं बता चुका हूँ फ्रेम के बारे में। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम और क्लॉक लेके बैठा होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में।
दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस O2 है यहाँ पर, O2 जो जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर, ये O2 है, ये अपना एक ओरिजिन लेके अपना कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। और तीसरा है लिफ्ट के फ्रेम में O3 है, ऑब्जर्वर 3। तो O1, O2 और O3 के बारे में बात करनी है। O1 को हमने कन्वेंशनली कैसा मान लिया है, इनर्शियल। O1 किसके ऊपर बैठा है, ग्राउंड के ऊपर। तो ग्राउंड कैसा फ्रेम है बेटा, इनर्शियल। यानी ये जो बोलेगा वो सच बोलेगा, ऐसा मान के चल रहे हैं। इसको सत्य मान लिया हमने, रेफरेंस मान लिया, स्टैंडर्ड मान लिया कि ये सच बोलता है, इसका न्यूटन्स लॉ वैलिड है, करेक्ट है एकदम, हमने ऐसा मान लिया। ठीक, तो जो बंदा, बहुत ध्यान समझना, जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा होगा वो क्या देखेगा, इससे हमने कहा जरा मुझे नॉर्मल रिएक्शन निकाल के दिखा दो। तो ये बंदा जो जमीन पे खड़ा है, एक एक शब्द ध्यान सुनना, वो ये देखेगा रियल फोर्स लगाएगा, केवल रियल फोर्स। तो वो बॉडी को ध्यान से देखेगा, बॉडी पे 2 फोर्स लगाएगा, एक बॉडी पे mg लगाएगा, एक नॉर्मल लगाएगा। तो ये, और इसको ये दिखेगा कि बॉडी ऊपर जा रही है एक्सेलेरेशन a से, क्योंकि जमीन पे खड़ा है। तो जिस एक्सेलेरेशन से बेटा लिफ्ट ऊपर जा रही होगी, उसी एक्सेलेरेशन से इसको दिखेगा कि बॉडी भी ऊपर जा रही है। तो इसको तो वही दिखेगा जो बॉडी का एक्चुअली होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, है ना बेटा। तो ये बंदा जब O1 न्यूटन्स लॉ लगाएगा, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम न्यूटन्स लॉ लगाएंगे तो हम लिखेंगे n माइनस mg, जो मैं पहले लगवा चुका हूँ, बराबर ma। ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन हो रहा है तो ये पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे, n माइनस mg बराबर ma। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी m इंटू जी प्लस। ये हमारे लिए सत्य हो गया, ये हमारे लिए सत्य का ज्ञान हो गया, जो कि ग्राउंड के फ्रेम में लगाया है। और हमने मान के चले हैं कि ग्राउंड एक इनर्शियल फ्रेम है और उससे रिस्पेक्ट में जो न्यूटन्स लॉ है वो सही है, उनसे जो आंसर आएंगे वो सही आएंगे। अब मान लो हमने O2 से कहा है, एक नया फ्रेम लिया जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। एक मूविंग फ्रेम लिया, मूविंग फ्रेम जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, जो ग्राउंड पे रुका हुआ है वो तो ग्राउंड का ही फ्रेम हो गया, है ना। और जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, अच्छा बताओ इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा, 0। यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलेरेशन 0 होगा। तो एक ऐसा फ्रेम ले लिया बेटा जिसका एक्सेलरेशन 0 है, जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। इससे मैंने कहा कि तू अप्लाई कर न्यूटन्स लॉ और तू मुझे बता तेरा नॉर्मल कितना आ रहा है, मैं चेक करूं तेरा न्यूटन्स लॉ वैलिड है कि नहीं। तो इसने कहा ठीक है सर लगाएंगे, कोई टेंशन नहीं। तो इस बंदे ने FBD बनाया। अब मैं यहाँ लिखूंगा विद रिस्पेक्ट टू O2 के रिस्पेक्ट में क्या कहानी होगी। तो O2 में भी ध्यान रहे फोर्स रियल ही लेने हैं, फोर्स वही लेने हैं जो वाकई लग रहे हैं बॉडी पे, जो एक्चुअली में बॉडी पे लग रहे हैं, उन्हीं को रियल फोर्स कहते हैं, वास्तविक बल जो वास्तविकता में लग रहे हैं बॉडी पर। ठीक है, तो N और mg 2 फोर्स लग रहे हैं। अब मुद्दा ये आता है कि इस बॉडी का एक्सेलेरेशन इस बंदे को कितना दिखेगा। तो ध्यान सुनना, इसका खुद का एक्सेलेरेशन कितना है, 0। इसका खुद का कितना है, 0। अब मैंने इतना रिलेटिव मोशन तुम लोग को पढ़ा दिया है। अगर सोचो बेटा बॉडी का एक्सेलेरेशन ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर बताना हो O2 के रिस्पेक्ट में, तो क्या बॉडी के एक्सेलेरेशन में O2 का एक्सेलेरेशन घटाते हैं कि नहीं घटाते हैं, याद करो। सीधे सीधे होता है, A का एक्सेलेरेशन अगर B के रिस्पेक्ट में बताना हो तो A के एक्सेलेरेशन में B का घटा देंगे, सिंपल। लेकिन सोचो अगर O2 का 0 है, O2 का अगर 0 है तो जो बॉडी का एक्सेलेरेशन O2 को दिखेगा वो वही दिखेगा जो बॉडी का एक्चुअल होगा। अरे बोलो ना, ऑब्जर्वर का खुद का एक्सेलेरेशन अगर 0 है तो जब वो पलट के दोगे तो पलट के कुछ दे ही नहीं रहे, उसका तो 0 है ना। यानी कि मेरी बात ध्यान सुनिए, बॉडी का एक्सेलेरेशन कितना है बेटा, A। तो बॉडी का एक्सेलेरेशन A है, ऑब्जर्वर का कितना है भैया, O2 का कितना है, 0। तो जब बॉडी का O2 के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो बताओ ये A ही तो आएगा, बताओ आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि बॉडी का खुद का एक्सेलेरेशन A है और ऑब्जर्वर का कितना भैया, 0। यानी इस बंदे को भी, चूंकि इसका खुद का कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, इसलिए इसको भी इस बॉडी का एक्सेलेरेशन कितना नजर आएगा, A ही नजर आएगा। वेलोसिटी डिफरेंट नजर आएगी पर वेलोसिटी थोड़े ना न्यूटन्स लॉ में लिखी जाती है। तो मेरी बात बहुत ध्यानपूर्वक समझना, O2 को जो एक्सेलेरेशन दिखेगा, मैं फिर रिपीट कर दूं, बॉडी का एक्सेलेरेशन कितना है, A है, O2 का कितना है, 0 है। तो O2 को जो बॉडी का त्वरण दिखाई पड़ेगा वो A ही दिखाई पड़ेगा। वो मैंने रिलेटिव एक्सेलेरेशन के फॉर्मूले से लिखा कि बॉडी का एक्सेलेरेशन
O2 के रिस्पेक्ट में बराबर बॉडी का एक्सेलरेशन माइनस O2 का, और O2 की चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट थी इसलिए बॉडी के एक्सेलरेशन के बराबर आ जाएगा। यानी जो O2 होगा उसको भी इसका एक्सेलरेशन कितना दिखाई पड़ेगा, A दिखाई पड़ेगा। क्योंकि ये क्यों जरूरी है, मैं बार बार कह रहा हूं कि O2 को जो दिखाई पड़ेगा वो लिखना है। क्यों जरूरी है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब भी किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ बेटा लिखा जाता है तो हमेशा एक्सेलरेशन वही यूज किया जाता है जो उस ऑब्जर्वर को दिख रहा होता है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव में जो होता है वो लिखा जाता है, फिर वो नहीं लिखा जाता है जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है। लेकिन इत्तेफाक से चूंकि ऑब्जर्वर का खुद का कोई एक्सेलरेशन नहीं था, जीरो था, इसलिए उसे वही दिख रहा है जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो जब ये बंदा O2 न्यूटन्स लॉ लगाएगा तो देखिए सेम फोर्स है, सेम एक्सेलरेशन है, तो ये O2 भी न्यूटन्स लॉ जो लगाएगा ये वही लगाएगा। मैं बाद में आप कॉपी कर लीजिएगा। तो ये क्या लगा रहा है, ये लगा रहा है n माइनस एम जी बराबर ma ही लगाएगा, तो n की वैल्यू एकदम वही आएगी। तो इसने जब न्यूटन्स लॉ लगाया तो हमने ग्राउंड से पूछा, हमने कहा देखो O2 ये न्यूटन्स लॉ लगा के आंसर बता रहा है, धरती माता जही है, तो धरती माता ने अपने कैलकुलेशन में डाल के देखा, बोले एकदम करेक्ट बता रहा है, जो इस सत्य बोल रहा है। इसका मतलब है कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि इसका न्यूटन्स लॉ सुरक्षित है, इसके रिलेटिव में अभी न्यूटन्स लॉ फेल नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कैसे पता चला फेल नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके आंसर वही आ रहे हैं जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ रहे हैं, और ग्राउंड को हमने कैसा मान के रखा है, इनर्शियल, कि हम धरती माता सच बोलती है, हमने ऐसा मान लिया है। तो जो कि इन दोनों की बातें मैच कर रही हैं, तो हम चूंकि वो भी सच है तो ये भी सच हो गया, तो इसलिए हमारा ये इनर्शियल फ्रेम हो गया। तो निचोड़ क्या है, कंक्लूजन क्या है, कोई ऐसा फ्रेम जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, कोई ऐसा फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो हो, वो कैसा होता है, इनर्शियल होता है। वो सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं, वो सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो जिनका एक्सेलरेशन जीरो होता है, वो एक इनर्शियल फ्रेम होते हैं। तो अगर आप कार को सीधी सड़क पे चला रहे हो, कांस्टेंट स्पीड से चला रहे हो, तो आप एक इनर्शियल फ्रेम हो। अगर ट्रेन सीधी पटरी पे चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो ट्रेन एक इनर्शियल फ्रेम है। और अगर आप जमीन पर बैठे हो, जैसे अभी बैठे हो, तब तो आप 100% इनर्शियल हो, क्योंकि जब आप मूव ही नहीं कर रहे हो तो आपका फ्रेम वही है जो ग्राउंड का फ्रेम है, तब तो सोचना ही नहीं है। यानी अगर कोई फ्रेम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या तो रेस्ट पे होगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा, दोनों परिस्थितियों को मिलाकर मैं ये कह सकता हूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, जीरो। तो वो एक कैसा फ्रेम होगा, इनर्शियल फ्रेम होगा। अब आता है एक फ्रेम और ले रखा मैंने, लिफ्ट के अंदर ही एक ऑब्जर्वर बिठा दिया। तो अब मुझे ये बताओ कि जो लिफ्ट के अंदर है, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट के रिस्पेक्ट में जो बंदा बैठा होगा उसे क्या दिखेगा। अब ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये मेरा O3 है। रिलेटिव मोशन में काफी बातें कर चुका हूं। ये खुद भी कितने एक्सेलरेशन से आ रहा है, A से। अच्छा मुझे बताना, ध्यान से बताना, मुझे बताना जरा, बॉडी का एक्सेलरेशन O3 के रिस्पेक्ट में कितना होगा, जीरो। इस बंदे को ये बॉडी कैसी दिखेगी, रेस्ट। ये बंदा कहेगा बॉडी रुकी हुई है, और इसको तो भाई साहब क्या रेस्ट पे दिखेगी, लिफ्ट भी कैसी नजर आएगी। याद है मैंने रिलेटिव मोशन में पढ़ाया था कि अगर आप बस के अंदर बैठे हो तो आपको ऐसा लगेगा बस के दीवार, बस की कुर्सी, बस में बैठे लोग कैसे रुके हुए हैं। तो जिस फ्रेम में आप होते हो वो फ्रेम आपके लिए कैसा होता है, रेस्ट पे, लेकिन उसी फ्रेम में बॉडी रखी है। ये जस्ट एक उदाहरण है, ये बंदा बाहर भी हो सकता है, लेकिन ये मैंने क्या कहा, मैंने एक एग्जांपल लिया ताकि आप रिलेट कर सको। अब मैंने O3 से कहा तू लगा न्यूटन्स लॉ, यानी ये विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो ये लिफ्ट का फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है, मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ। O3 कैसा है, अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ। मैंने लेकिन इससे कहा रियल फोर्स लेने हैं, सिर्फ रियल फोर्स लेने हैं, सिर्फ वही फोर्स लेने जो हकीकत में लग रहे हैं, कोई फर्जी फोर्स मत लगा देना। तो इसने बड़े आराम से कहा, बड़ी मासूमियत से, कि सर देखिए 2 रियल फोर्स लग रहे हैं सर 2 रियल फोर्स लग रहे हैं, एक N लग रहा है, एक mg लग रहा है, लेकिन सर मुझे दिख रहा है कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है सर, 0। अब आप कहोगे सर नहीं, ये तो एक्सेलरेशन इसका A, अबे तुम्हें दिख रहा है ना, न्यूटन्स लॉ तुम थोड़े ना लिख रहे हो, न्यूटन्स लॉ कौन लिख रहा है, ये। इसे क्या दिख रहा है, इसे तो रेस्ट पे दिख रहा है ना, तो ये तो F बराबर ma में A वही पुट करेगा ना जो इसे दिख रहा है। तुम्हारा वाला क्यों लिखे ये,
तुम जमीन पे खड़े हो, ये थोड़े ना जमीन पे खड़ा, मेरी बात समझ रहे हो? सारा फसाद तो यही से हो गया। इसे अगर ये दिख रहा होता तो माजरा ही नहीं आता, सूडो फोर्स की बात ही नहीं आती। तो ये जो बंदा लिफ्ट के अंदर बैठा है इसे तो रेस्ट पे दिख रहा है ना, तो ये जब F बराबर ma लगाएगा तो a की वैल्यू a नहीं पुट करेगा, क्या पुट करेगा? 0 पुट कर दिया इसने। इसने कहा सर ये लीजिए, उसमें क्या है, न्यूटन लॉ लिखना है सर, n माइनस एम जी बराबर ma, लेकिन बॉडी का एक्सेलरेशन लिफ्ट के रिस्पेक्ट में या O3 के रिस्पेक्ट में, और ये क्या है? 0। इसने बता दिया आंसर n बराबर एम जी। फिर हमने कंफर्म किया, हमने धरती माता से कंफर्म किया, हमने क्या माजरा है ये बताओ, ये सही बोल रहा है? धरती माता ने कहा सरासर गलत है, n की वैल्यू mg नहीं है, n की वैल्यू क्या है? mg प्लस है। तो हमने O3 से कहा कि भैया तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठे इंसान। लेकिन ये अपने हिसाब से, इसको जो दिख रहा है उसके हिसाब से बोल रहा है ये। इसको जो दिख रहा था ये कह रहा नहीं मैं सच बोल रहा हूँ भैया, मुझे यही दिख रहा है। तो मैंने कहा कोई नहीं, तो तुम मान लेते तुम झूठे नहीं हो, पर तुम्हारी बात झूठी है, तुम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो, क्योंकि तुम्हारा न्यूटन्स लॉ सही आंसर नहीं दे रहा है, तुम्हारा न्यूटन्स लॉ फेल हो जा रहा है। तो मैंने क्या कहा कि रियल फोर्स लेने पर, वास्तविक बल लेने पर, परंतु वो एक्सेलरेशन लेने पर जो ऑब्जर्वर को दिख रहा है, अगर न्यूटन्स लॉ फेल हो जाए तो आप समझ लो कि वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। इतनी बात आप लिखो फटाक से पहले, फिर मैं कहानी को आगे कंटिन्यू करूंगा।
कल पुरवाल सर ने क्लास रखी सुबह 15 अगस्त को, ले लेंगे फिर हम। नहीं, एक्चुअली इसलिए ले रहे हैं कि मुझे रक्षाबंधन में एक आध दिन के लिए एक्स्ट्रा छुट्टी मारनी पड़ेगी। नहीं, ताली नहीं बजा अरे भैया कितनी गलत बात है बताओ, क्यों छुट्टी मान रहे पर ही तो सुन लो। कहीं जा नहीं रहे, मेरे फादर की तबीयत थोड़ी गड़बड़ है तो मुझे कानपुर से बाहर जाना है उनको लेके कहीं, तो शायद 16 या 17 तारीख परसों या नरसों निकलूँगा मैं। तो अगर छुट्टी तुम्हारी 18 से हो रही होगी तो मैं फिजिक्स की क्लास मोस्ट प्रोबेबली लास्ट लेक्चर लूँगा तो 16 को लूँगा। 17 से लेकर फिर 20-21 तक मैं क्लास नहीं ले पाऊँगा क्योंकि मैं कानपुर में नहीं हूँगा, तो इसलिए 15 तारीख को पढ़ा देता हूँ। उधर छुट्टी रहेगी ना तो कल पढ़ा देता हूँ फिर। चलिए लिख लिया बेटा, इतनी बात लिखो फटाफट बेटा। तो इन 3-4 दिनों में तुम लोग रिवाइज कर लेना, जिसके जो भी बैकलॉग हो वो कंप्लीट कर लेना, प्लेलिस्ट ले लेना मुझसे, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि सभी चैप्टर के 50-50 सवालों की एक रिवीजन शीट दे दूँ अभी से, तो वो एक्स्ट्रा लगा लेना। और जिन लोगों ने शीट अच्छे से नहीं लगाई तो दोबारा शीट को लगा लेना। जिनको लगता है कि उनको पूरी शीट आती है उनके लिए मैं एडिशनल शीट्स प्रोवाइड करा दूंगा। तो 50 सवाल की एक शीट, 1D की 50 सवाल, 2D की 50 सवाल, ऐसे तो हॉलीडे होमवर्क हो जाएगा एक आपके पास। तो देखो ये लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बेटा जब हमने सॉल्व किया, जब लिफ्ट के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया जब, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू गलत आ गई है ना। तो यहाँ से हमें समझ आ गया कि जो ये ऑब्जर्वर है या जो लिफ्ट का फ्रेम है वो नॉन इनर्शियल है। क्यों नॉन इनर्शियल है? क्योंकि जो ऑब्जर्वर था इसके पास एक्सेलेरेशन था, लिफ्ट के पास एक्सेलेरेशन था। तो मैं एक कंक्लूजन बताता हूँ आपको। कंक्लूजन ये है, इनर्शियल फ्रेम वो होते हैं बेटा, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख लेना, लिफ्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ लिफ्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ लिफ्ट यहाँ नॉन इनर्शियल माना जाएगा, क्योंकि इसका न्यूटन्स लॉ रियल फोर्स लेने पर करेक्ट आंसर नहीं दे रहा है। तो इनर्शियल फ्रेम बेटा वो होते हैं जिनका एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 होता है। जिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन 0 होता है, यानी या तो वो रेस्ट पर होते हैं या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे होते हैं, ऐसे फ्रेम्स को इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। ये अब कंक्लूजन हो गया, ये डेफिनेशन के आधार पर मैथमेटिकल कंक्लूजन हो गया कि जो जिन फ्रेम्स का रेस्ट पे होते हैं जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, या जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे होते हैं वो इनर्शियल होते हैं। इस या ये कह दो जिनका एक्सेलरेशन 0 होता है, जैसे बस कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही, कार कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो इनर्शियल है, ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही तो इनर्शियल है, ठीक है। वो सारे फ्रेम इनर्शियल होते हैं। दूसरा क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो क्या निचोड़ निकला? ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिनका एक्सेलरेशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 नहीं होता है, जिनकी वेलोसिटी बदल रही हो, जिनके पास एक्सेलरेशन हो, चाहे वो बेटा एक्सेलरेटिंग लिफ्ट हो, एक्सेलरेटिंग कार हो, एक्सेलरेटिंग या डी एक्सेलरेटिंग ट्रेन हो, है ना, कोई भी बॉडी हो, वो सारे के सारे बेटा नॉन इनर्शियल फ्रेम्स कहलाएंगे। तो अगर आप किसी ऐसी गाड़ी में बैठे हो जिस गाड़ी के पास एक्सेलरेशन है तो आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो। अगर आप किसी ऐसी ट्रेन में बैठे हो जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप इनर्शियल फ्रेम हो।
तो इससे ये चलो निचोड़ कंक्लूजन निकल आया कि ऐसे फ्रेम जिनके पास एक्सेलेरेशन होता है, ऐसे ऑब्जर्वर जिनके पास खुद का एक्सेलेरेशन होता है, वो नॉन इनर्शियल होते। अब मुद्दा ये था कि दो बातें हैं बेटा, तो अब दो बातें हो गई कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब न्यूटन्स लॉ सही लग ही नहीं रहा है तो दो रास्ते हैं, या तो न्यूटन्स लॉ लगाओ ही मत, नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ लगाओ ही मत जब गलत आ रहे हैं आंसर, या कुछ जुगाड़ बिठा लो, कुछ ऐसी जुगाड़ बिठा लो कि सही आंसर आने लगे। उसी जुगाड़ का नाम है सूडो फोर्स। यानी कि नॉन इनर्शियल, अब ये ऑब्जर्वर बहुत रोया बेचारा, बोला नहीं नहीं हमको न्यूटन्स लॉ लगाना है। हमने कहा तू मत लगा, तू नॉन इनर्शियल है, तेरा आंसर गलत आ रहा है, तू सूडो फोर्स न्यूटन्स लॉ मत लगा। ये बोला नहीं नहीं हमको न्यूटन्स लॉ लगाना है, तो हमने कहा आंसर गलत आएगा। बोला नहीं आंसर भी करेक्ट चाहिए, कुछ जुगाड़ करो। तो हमने कहा इतना रो रहे हो तो जुगाड़ की जाएगी। तो हुआ क्या, अब समझो इस बात को, नॉन इनर्शियल फ्रेम में रियल फोर्स कंसीडर करने पर न्यूटन्स लॉ सही आंसर नहीं दे रहा है। तो हमने क्या किया, न्यूटन्स लॉ में एक मैथमेटिकल करेक्शन कर दिया। ध्यान दीजिए बहुत ध्यान से, जो F बराबर ma होता है उसमें एक मैथमेटिकल करेक्शन कर दिया गया कि जब जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्वेश्चन लगाएंगे तो जो मैथमेटिकल करेक्शन किया गया उसका नाम है सूडो फोर्स। यानी जो वास्तविक फोर्स लग रहे हैं वो तो लग ही रहे हैं, पर हमने एक हाइपोथेटिकल, एक इमेजिनरी फोर्स बॉडी पर लगा दिया। हमने कहा देखो अगर तुमको सही आंसर लाना है तो तुमको एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। सूडो फोर्स लगा लोगे तो तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा, सूडो फोर्स लगा लोगे तो तुम्हारा F बराबर ma होल्ड करने लगेगा, वैलिड हो जाएगा। ये सूडो फोर्स लगाना, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ को वैलिड बनाने के लिए, नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ को करेक्ट करने के लिए हमने एक हाइपोथेटिकल फोर्स बॉडी पे लगाना शुरू कर दिया। हाइपोथेटिकल बोल रहा हूं, ऐसा फोर्स जो बॉडी पे कभी नहीं लगा, ऐसा फोर्स जो बॉडी पे वाकई कभी नहीं लगता है, बस वो एक जुगाड़ू तरीका है आंसर लाने का, ताकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में रहते हुए हम न्यूटन्स लॉ लगाएं और हमारा आंसर भी कैसा आ जाए, सही। तो हमें वास्तविक बलों के साथ साथ, रियल फोर्सेस के साथ साथ एक हाइपोथेटिकल फोर्स भी कंसीडर करना पड़ता है। उसी हाइपोथेटिकल फोर्स को क्या कहते हैं, सूडो फोर्स। यानी अगर मैं कहूं हाइपोथेटिकल फोर्स भी कंसीडर करना पड़ता है, बहुत ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो हम यहां ये कहेंगे कि टू अप्लाई या टू मेक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को एप्लीकेबल बनाने के लिए इन ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस we consider an imaginary force, fictitious force, hypothetical force, कुछ भी कह लो, imaginary force on the body called pseudo force। इसे pseudo force कहते हैं। इसी imaginary force को pseudo force कहा जाता है। और उस सूडो फोर्स की वैल्यू होती है, सूडो फोर्स की वैल्यू होती है जिस बॉडी पर लगाया जाता है, बॉडी का मास लिया जाता है और जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में लगाया जाता है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलेरेशन लिया जाता है। और माइनस साइन बता रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन होती है m इंटू ए के बराबर होता है। सूडो फोर्स की वैल्यू ma होती है, ma मास होता है बॉडी का और एक्सेलरेशन होता है ऑब्जर्वर का, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, और जो डायरेक्शन होती है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन के अपोजिट होती है। ठीक है, फ्रेम ऑफ, ये हमारा सूडो फोर्स की वैल्यू है, ये न्यूटन्स लॉ नहीं है, ये सूडो फोर्स, कितना सूडो फोर्स लगाना है उसकी वैल्यू है, सूडो फोर्स की वैल्यू। ये हमारी सूडो फोर्स की वैल्यू। ऊपर वाली बातें लिख ली, इतनी लिख ली। तो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात हो गई। फिर तो अगर प्रश्न है कि कैसे लिखना चाहिए, हाउ टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो प्रश्न ये उठता है
कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फिर कैसे लगाना चाहिए, रियल फोर्स से तो आंसर नहीं आ रहा है, तो लॉजिक ये कहता है कि बस तुमको सूडो फोर्स और कंसीडर करना है। तो रियल फोर्स जैसे कंसीडर करते हो वैसे कंसीडर करो। वेक्टर इक्वेशन लिख रहा हूँ, मतलब जुड़ेगा तो जुड़ जाएगा, घटेगा तो घट जाएगा। सूडो फोर्स भी कंसीडर करो, रियल फोर्स के साथ साथ सूडो फोर्स भी कंसीडर करो, तब F बराबर ma लगाओ। हालांकि ये ध्यान रखना, A हमेशा वही लिखा जाएगा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, तब जाके तुम्हारा ये न्यूटन्स लॉ वैलिड होगा। इस इक्वेशन से करेक्ट आंसर आएंगे। जब तक सूडो फोर्स नहीं लगाओगे तब तक ये इक्वेशन फेल होती रहेगी। तो बेटा देखो, अभी तक जो तुमने F बराबर ma पढ़ा था बेटा, F बराबर ma, उसमें F रियल फोर्स होते थे, वास्तविक बल होते थे। तो देखो F बराबर ma में ये करेक्शन किया गया है। बहुत जो जब बीटेक में हम लोग को पढ़ाया जाता था तो सूडो फोर्स भी नहीं बोलते थे, हमारे प्रोफेसर इसको मैथमेटिकल करेक्शन इन न्यूटन्स लॉ बोलते थे। कहते थे फोर्स क्यों बोलूं, फोर्स तो तब बोलेंगे जब वाकई बॉडी पे लग रहा हो, ये कोई फोर्स थोड़े ना है, ये समीकरण में किया गया गणितीय करेक्शन है, मैथमेटिकल करेक्शन है, ताकि आपको उत्तर सही आ जाए, दैट्स इट। लेकिन अब 11वीं 12वीं के बच्चों को इसी तरह से समझाई जाती है चीज़ें, तो हम इसको सूडो फोर्स फेमस है हमारे सूडो फोर्स के नाम से ना। सूडो मतलब यही है कि जो लग नहीं रहा, हकीकत नहीं है, वो सूडो है ना। तो F रियल बराबर ma होता था, अब रियल फोर्स के साथ साथ बॉडी पर एक सूडो फोर्स भी आपको लगाना पड़ेगा। तो बस जैसे क्वेश्चन बाकी सॉल्व करते हैं वैसे कर देंगे। तो अब ऐसे समझ लो तुम कि जब भी तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी सूडो फोर्स आएगा। इस पूरी थ्योरी में अब तक ये बात समझ में आ गई होगी कि सूडो फोर्स की आवश्यकता हमें कब पड़ेगी, जब हमारा ऑब्जर्वर, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होगा, नॉन इनर्शियल। ये कैसे पता चलेगा कौन नॉन इनर्शियल है, तो जिस ऑब्जर्वर के पास क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा, जिसकी वेलोसिटी बदल रही होगी वही नॉन इनर्शियल होगा। अगर ग्राउंड में खड़े होकर अप्लाई करोगे तो क्या सूडो लगाना पड़ेगा, नहीं। अगर किसी ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है, तो क्या सूडो लगाना पड़ेगा, नहीं। लेकिन अगर किसी ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है और तुम्हें न्यूटन्स लॉ लिखना है तो सूडो लगाना पड़ेगा। अगर किसी लिफ्ट में बैठे हो, लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही और यू आर द ऑब्जर्वर सिटिंग इनसाइड द लिफ्ट, तो तुम्हें सूडो लगाना पड़ेगा। बात समझ रहे ना। तो सूडो लगेगा कि नहीं लगेगा ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि किस बॉडी के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ऑब्जर्वर कौन है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है। यदि ऑब्जर्वर इनर्शियल हुआ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हुआ, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हुआ, तो सूडो नहीं लगाना है। और यदि ऑब्जर्वर के पास एक्सेलरेशन है, वो नॉन इनर्शियल है, तो बिना सूडो के उसका आंसर सही नहीं आएगा, तो सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। पूरा सवाल पढ़ने के बाद, पूरा पढ़ने के बाद बच्चों को आखिरी तक यही भूल जाते हैं कि सूडो कब लगाना है कब नहीं लगाना है। तो पहले इसकी थ्योरेटिकल क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। इतनी देर अगर मैंने थ्योरी समझाई है तो यहाँ बहुत ज़रूरी था, वरना इतनी देर थ्योरी समझाने का मैं बहुत क्रिस्प एंड क्लियर बातें करता हूँ, अगर मुझे 40 मिनट 35 मिनट इस पर बात करनी पड़ी है, इसका मतलब इसकी थ्योरेटिकल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है लोगों को बहुत भयंकर कन्फ्यूजन रहता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सूडो फोर्स के बारे में। तो बहुत क्लैरिटी से पता होना चाहिए कि सूडो फोर्स केवल और केवल तब प्रयोग किया जाता है जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होता है, नॉन इनर्शियल होता है। ये वाली जो इक्वेशन है ये बता रही है सूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है। तो सूडो फोर्स की वैल्यू जो होती है वो कैसे निकालते हैं, बॉडी के मास को फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये माइनस साइन बता रहा है कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है सूडो फोर्स। किसकी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां से आप चाहो तो कोने में लिख सकते हो कि जो डायरेक्शन होती है FP, P फॉर सूडो इज अपोजिट, अपोजिट होती है एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अपोजिट होती है। ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स है अपोजिट होती है एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस की।
तो अब हम आते हैं वापस उस सवाल पे कि चूँकि अल्टीमेटली सवाल ही आएंगे और इसमें 3-4 सवाल ऐसे बनते हैं, वही 3-4 सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो हम 3-4-5 सवाल सारे क्लास में कर लेंगे और उनके रिजल्ट को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएंगे उसमें। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, तो अब मैं वापस आता हूँ सवाल पे, जो सवाल हम अभी कर रहे थे। m मास की बॉडी है और हमें नॉर्मल निकालना था, एक्सेलेरेशन ऐसे। पहली बात तो ये एक छोटा सा बस सहारा था चीज़ों को समझाने के लिए। इस सवाल को कोई करने के लिए आएगा तो हमने जैसे करवाया वैसे करिए आप, n माइनस mg बराबर m। ये छोटे सवालों के लिए आपको सूडो वूडो लगाने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे सवालों में लोग सूडो लगाने लगते हैं। अब तक आपको मैंने पूरा NLM पढ़ा दिया, एक भी जगह सूडो यूज़ नहीं किया। आप देखिए, मैं चाहता तो सूडो पहले ही पढ़ा सकता था। सूडो से सिर्फ वही सवाल किए जाने चाहिए जिन्हें सूडो आसान। सूडो क्यों पढ़ाया जा रहा है? ऐसा फोर्स आपको पढ़ाया जा रहा है जो लग ही नहीं रहा बॉडी पे हकीकत में। इसका मतलब कहीं तो इसकी मदद से चीज़ें आसान हो रही होंगी ना, तो हमें उन्हीं सवालों में अप्लाई करना है। अदरवाइज जितने सवाल आपने अब तक किए उन सबको सूडो लगा के करा जा सकता है। आपको क्या करना है? आपको एक हाइपोथेटिकल ऑब्जर्वर मानना है, उस ऑब्जर्वर को एक्सेलेरेशन दे देना है, उसके रिस्पेक्ट में सवाल सॉल्व कर लेना है। लेकिन अगर मैंने अब तक सूडो डिस्कस नहीं किया, इसका मतलब मैं जानता हूं कि उन सवालों को वैसे ही किया जाना चाहिए था जैसे मैंने आपको करवा रखा है। आज मैं सूडो फोर्स में वही सवाल डिस्कस करूंगा 4-5 जिन्हें सूडो से करने पे चीज़ें आसान होंगी, तो आपको उन्हीं में सूडो को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये एग्जाम्पल चूंकि मैंने लिया है तो मैं करा देता हूँ। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कैसे आएगा, तो n ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा। तो मुझे पता है, मैं फिर से दोबारा लिख देता हूँ। तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसको देखूंगा तो मुझे क्या दिख रहा है? नॉर्मल ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है और एक्सेलेरेशन ऊपर दिख रहा है। ऐसे ही हम लोगों ने किया था इसको, n माइनस mg बराबर ma। तो n की वैल्यू आ जा रही है m टाइम्स g प्लस a। ये अगर मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व करूंगा, कोई सूडो नहीं लगाऊंगा, सीधे करेक्ट आंसर आएगा। अब मैं लिफ्ट के रिस्पेक्ट में लगा के दिखाता हूं। O3 विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। बहुत ध्यानपूर्वक बात समझना है। जब लिफ्ट के रिस्पेक्ट में आप जाओगे तो देखो, जो ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर होगा, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना बेटा, उसको लिफ्ट कैसी दिखेगी? रेस्ट। थोड़ी देर के लिए तुम ही ऑब्जर्वर बन जाओ ये, और वही फील करो जो इसको फील हो रहा। अलग अलग फील करोगे तो आगे जाके तुम्हें दिक्कतें आएंगी। जैसे हमने कहा कि इसको लिफ्ट रेस्ट पे दिखेगी, तो तुम मान लो कि लिफ्ट रुकी हुई है। अब तुम हो यहां पर बैठे हो और तुमको लिफ्ट कैसी दिख रही है? रुकी हुई। क्योंकि अगर तुम ये कह रहा है लिफ्ट रेस्ट पे और तुम्हें अलग फीलिंग आ रही है, तो ध्यान रखना, तुम नहीं लिख रहे हो, न्यूटन्स लॉ ये लिख रहा है। इसकी नजरों से देखना है तुमको चीजों को। तो तुमको अरे सर कैसे रुकी, लिफ्ट तो जा रही है ऊपर। तुम नहीं, यू आर नॉट अप्लाइंग द न्यूटन्स लॉ। समझ रहे हो ना? इसके रिलेटिव में बात हो रही है। तो अब इसने क्या कहा? पहली बात तो जिसके फ्रेम में आप सॉल्व करते हो उसको काय पे मान लेते हो? रेस्ट। बस के रिस्पेक्ट में गए तो बस को रोक देना, मान लेना कि अब बस रुकी हुई है। तुम भी इस बात की फील मत लेना कि बस चल रही है, तुम्हारे लिए भी बस कैसी है? रुकी हुई है। मान ही लेना कि रुकी हुई है, तभी अच्छे से फीलिंग आएगी। तो अब लिफ्ट रुकी हुई है, ऐसे समझ लो। इस पे नॉर्मल ऐसे लग रहा है, mg ऐसे लग रहा है। ये दोनों रियल फोर्स है, रियल। लेकिन ये जो ऑब्जर्वर है इसके पास क्या है? एक्सेलेरेशन। कैसा फ्रेम है ये? नॉन इनर्शियल। तो ये क्या लगाएगा? सूडो लगाएगा। सूडो में हमने क्या बताया था? सूडो की वैल्यू क्या होती है? बॉडी किसका, मास किसका लेते हैं? बॉडी का। एक्सेलेरेशन किसका लेते हैं? ऑब्जर्वर का। डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट। किसके? एक्सेलेरेशन के, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलेरेशन के अपोजिट। तो देखो, इसका एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ है, ऑब्जर्वर से मतलब होता है ऑब्जर्वर का एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ है। तो बताओ सूडो किधर लगेगा? नीचे। अगर ऑब्जर्वर का एक्सेलेरेशन नीचे होता है तो सूडो, अगर दाएं होगा एक्सेलेरेशन तो सूडो, और अगर बाएं होगा तो सूडो। ठीक, तो सूडो नीचे लगेगा, ये पक्की बात है, सूडो नीचे लगेगा। कितना सूडो लगेगा? मास किसका लेना है? बॉडी का। बॉडी का मास कितना है? m। एक्सेलेरेशन किसका लेना है? ऑब्जर्वर का, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। तो क्या हो जाएगा? m। तो अब 3 फोर्स तुमने लगा दिए, जिसमें से 2 लग रहे थे और 1 सूडो। अब तुम न्यूटन्स लॉ लिखोगे, तुम्हारा आंसर करेक्ट आएगा। इसको बॉडी कैसी दिख रही है? तो ये जब F बराबर ma लगाएगा तो a का मान कितना रखेगा? a रखेगा कि 0 रखेगा? इसको कितना एक्सेलेरेशन दिख रहा है? जल्दी बताओ। 0 दिख रहा है ना? यानी इसको जो बॉडी का एक्सेलेरेशन दिख रहा है
ए रिलेटिव लिख दूंगा मैं ताकि भ्रम न रहे। मतलब इसके रिलेटिव में जो बॉडी का एक्सेलरेशन है वो कितना है, 0। तो अब ये लगा रहा है F बराबर m है, ध्यान रखना। तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान लेता हूं, तो F के नाम पर 3 फोर्स हैं, N माइनस एम जी माइनस m, ये 3 फोर्स है, ये F हो गया, F बराबर m है। ध्यान रखना जब A लिखा जाएगा वो नहीं लिखोगे जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वो लिखोगे जो इसको दिख रहा है। कितना दिख रहा है बोलो, 0 दिख रहा है। लिफ्ट के रिलेटिव में अप्लाई कर रहे हो तो लिफ्ट के रिलेटिव में इसी चक्कर में तो गड़बड़ आया था, ये तुमने लगाया नहीं था, ये 0 रख दिया था, n बराबर एम जी आ गया था। अब तुम देखो कट से आंसर सही आ जाएगा, ये एम जी प्लस एम ए ऊपर उधर जाएगा तो एम जी प्लस एम ए आ जाएगा। देखो इसका सही आंसर आ गया, वही आंसर आ गया जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो अब ये तुच्छ 2 कौड़ी के मच्छर मारने के लिए तोप का इस्तेमाल थोड़े ना किया जाता है। तो कहने का मतलब ये तुच्छ सवाल के हम ऐसे ही करेंगे, ये तो मैं आपको बस सिखा रहा हूं कि सूडो कैसे लगाते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं सूडो को। तो सूडो फोर्स लगा के किया हमने, तो देखो करेक्ट आंसर आ गया। यानी सूडो फोर्स ने हमारी मदद की नॉन इनर्शियल फ्रेम में सही आंसर लाने के लिए हमें सूडो फोर्स की जरूरत पड़ती। ये एक जुगाड़ू तरीका है आंसर लाने का, ये कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो बॉडी पे वाकई लग रहा हो। ये इसलिए लगाना पड़ता है ताकि हमारा काम चल जाए, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में हमारा सवाल सॉल्व हो जाए और आंसर भी सही आ जाए। बात समझ में आ रही है? तो आप देखिए बॉडी वही है, लेकिन जब ऑब्जर्वर जमीन पे था तो हमने सूडो नहीं लगाया, और जब ऑब्जर्वर अंदर था तो हमें सूडो लगाना पड़ा। यानी सूडो लगाना है कि नहीं लगाना है, ये इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि बॉडी क्या है, इस बात पे निर्भर करता है कि ऑब्जर्वर कौन है। मैं ऐसी बातें क्यों बोल रहा हूँ, मैंने बात देखी है। कई बार जब मैं ये वाला सवाल लेक्चर 1 लेक्चर 2 में ही करवा देता हूँ, तो मुझसे बहुत सारे बच्चे जो थोड़ा सा पहले से पढ़े रहते हैं, गलत सलत कचड़ा भरे रहते हैं दिमाग में, वो मुझसे दूसरी क्लास में कहने लगते हैं सर एन बनाया, एम जी बनाया, सर सूडो नहीं बना रहे हो। मतलब मैं क्लैरिटी से बता रहा हूँ कि भैया मैं ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ, और उनको कष्ट है कि मैंने सूडो नहीं बनाया। इसका मतलब उन्हें आइडिया ही नहीं है कि सूडो कब लगा, उन्हें बस इतना पता है कि बॉडी लिफ्ट में होती है और लिफ्ट के पास एक्सेलरेशन होता है तो बॉडी पे सूडो लगा देते हैं। सूडो कौन लगाता है और सूडो कब लगाते हैं इस बात की जानकारी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी क्लास में पढ़ने के बाद आपको इस तरह के छोटे मोटे भ्रम ना रहे कि सूडो कब लगाना है। तो बॉडी लिफ्ट में है इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, ऑब्जर्वर कहाँ है इस बात से फर्क पड़ता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ चीज़ों को, क्योंकि ये थ्योरी कुछ ऐसी है कि अगर थ्योरी क्लियर नहीं होगी तो आप सवाल हमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। यहाँ थ्योरी ऐसी है कि मुझे थ्योरी सुनानी पड़ रही है आपको ढेर सारी, ठीक है। तो इतनी बातें लिखो, फिर मैं ओरिजिनल सवालों में लगा के दिखाता हूँ कि कैसे अप्लाई करते हैं। Noted everyone?
चलिए अब देखिए कुछ ओरिजिनल सवाल सूडो के लिए किए जाएं। एक सवाल करते हैं हम लोग। ये इस तरह से एक लिफ्ट है बेटा, और ये लिफ्ट में एक m मास की बॉडी है, इधर एक 2m मास की बॉडी है, और ये लिफ्ट एक्सेलरेशन a से ऊपर जा रही है, और हमसे कहा गया फाइंड आउट नंबर 1 एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स रिलेटिव टू लिफ्ट। क्वेश्चन लिखो फटाक से। लिफ्ट के रिलेटिव में एक्सेलरेशन बताना है। फाइंड आउट टेंशन। इसमें टेंशन T बताना। तो एक प्रश्न तो ये आता है कि सर सवाल पढ़ के हमें कैसे पता चलेगा कि सूडो फोर्स का ही सवाल है। तो देखो अगर पहले सवाल को ध्यान से देखो तो उसमें लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन बताइए किसके रिलेटिव में, लिफ्ट के। और लिफ्ट पे जब हमने नजर मारी तो लिफ्ट कैसी है, एक्सेलरेट कर रही है। लिफ्ट के रिलेटिव में कह रहे बताइए, यानी लिफ्ट के अंदर बैठिए फिर देखिए क्या आ रहा है, फिर देख के बताइए। यानी आपको लिफ्ट के अंदर बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये इन्होंने पूछा है लिफ्ट के रिलेटिव बताइए, तो अगर लिफ्ट के रिलेटिव बताना है तो उसके रिलेटिव में जाना पड़ेगा आपको। और आप तो देख रहे हो कि अगर आप लिफ्ट के रिलेटिव में जाओगे तो आपका एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम बन जाओगे, क्योंकि लिफ्ट एक्सेलरेशन में है तो आप एक नॉन इनर्शियल बन जाओगे। तो अगर आप एक्सेल सॉल्व करोगे तो आप सूडो लगा के सॉल्व करोगे, बिना सूडो के तो सॉल्व होगा नहीं, करेक्ट आंसर आएगा नहीं। समझ आ रही? तो सवाल को पढ़ के आपको रियलाइज हो जाएगा ये वन ऑफ द पूछा जाने वाला सवाल है सबसे ज़्यादा जो नीट में आता है सूडो फोर्स का सवाल, और आया है प्रीवियसली। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में हम चले गए। ठीक है, तो उसके बाद हम ऐसे लिख देंगे जो बंदा लिफ्ट के अंदर बैठा, यू आर द ऑब्जर्वर सिटिंग इनसाइड द लिफ्ट। आप लिफ्ट के अंदर बैठे हो। अब आपको लिफ्ट कैसी दिख रही है, अब आप मान लो कि रुकी हुई है। अब आप बिल्कुल भी खुद भी फील मत करना एग्जाम में कि चल रही है। मान लिया ना रुकी हुई है, चलो ठीक। अब लिफ्ट रुकी हुई है तो पुली भी सब रुकी हुई होगी। ये बॉडी ऐसे लटकी है, ये बॉडी ऐसे लटकी। रियल फोर्स जैसे लगते हैं वैसे लगा दो, सिंपल। तो इस पे एक mg लग जाएगा, इस पे एक 2mg लग जाएगा, इस पे एक टेंशन लग जाएगा, इस पे एक टेंशन लग जाएगा, यहाँ 2t लग जाएगा। ठीक, लेकिन तुमको हर बॉडी पे एक सूडो भी लगाना। 2 बॉडी है तो दोनों पे सूडो लगाना होगा। तुम एक ऑब्जर्वर हो जिसके पास एक्सेलरेशन है a, तुम्हारे पास क्या एक्सेलरेशन है। तुम नॉन इनर्शियल हो तो तुम्हें सूडो लगाना पड़ेगा। जरा बताओ अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो तुम सूडो किधर लगाओगे, डाउनवर्ड लगाओगे। अगर डाउनवर्ड होता तो सूडो किधर लगाते, तो अभी डाउनवर्ड लगाओगे। अच्छा, जब सूडो लगाते हैं तो सूडो फोर्स में ये बताओ मास किसका लेते हैं, बॉडी का। एक्सेलरेशन किसका लेते हैं, ऑब्जर्वर का। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का किसका लेते हैं, तो बताओ एक्सेलरेशन इसका लेंगे ऑब्जर्वर का, और मास इसका लेंगे, तो उसका मास m है। तो बताओ कितना सूडो लगाएंगे, यहाँ पर नीचे की तरफ लगा दें ऐसे, m है। यहाँ पे कितना लगेगा, 2m। मास इसका, a इसका, मास 2m, a इसका। क्या दोनों सूडो समझ में आ रहे हैं बेटा? सूडो नीचे क्यों लगाए समझ आ रहे हैं बेटा? एक्सेलरेशन के अपोजिट सूडो 2m क्यों है, समझ आ रहा है बेटा? 2m बॉडी का मास है और एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का। अब तुम ऐसे भूल जाओ क्योंकि ये था कुछ नहीं। अब तुम देखना सवाल, तुम क्या फील करना चाहिए, तुम एग्जाम में तुम क्या फील करोगे। लिफ्ट रुकी हुई है भाई, लिफ्ट के अंदर बैठे हो तो क्या बोलोगे, लिफ्ट रुकी हुई है, पुली रुकी हुई है, भारी वाली बॉडी है, फोर्स ज़्यादा लग रहा है, सर ये नीचे आ रही है। अच्छा, मैं जानबूझ के ऐसे ए रिलेटिव लिखता हूँ ताकि मुझे इस बात का एहसास रहे कि ये जो एक्सेलरेशन में निकाल रहा हूँ ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, ये रिलेटिव है किसके, लिफ्ट के। बस इतना, इसका नाम ए लिखने की बजाय इसको ए रिलेटिव लिखने की आदत डालो ताकि तुमको भी एहसास रहे कि दिस इज द एक्सेलरेशन रिलेटिव टू द लिफ्ट। ये भैया नीचे आएगा और ये भैया एक ही धागा है, पुली रुकी हुई है तुम्हारे लिए, तो जितना नीचे आएगा उतना ही ऊपर जाएगा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। अब जैसे तुमको सॉल्व करना सिखाया है वैसे कर दो जैसे करते हो नॉर्मल पुली का सवाल। तो एक न्यूटन्स लॉ इसके लिए लिख दो, एक इसके लिए लिख दो। चाहो तो नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास लिख दो। तो एक्सेलरेशन अगर मैं नेट पुलिंग फोर्स से लिखूंगा, चलो मैं न्यूटन्स लॉ लिख के दिखाता हूँ, तुम ही बताओगे मुझे मैं कैसे लिखूंगा। बताओ नीचे की तरफ जा रहा कैसे लिखूंगा,
2mg प्लस 2ma माइनस टी बराबर 2m इंटू ए रिलेटिव। भैया यही तो लगेगा। अगर नीचे जा रहा है तो बॉडी पर नेट फोर्स नीचे की तरफ वाले पॉजिटिव लोगे, 2mg प्लस 2ma माइनस टी, यही तो फोर्स हो जाएगा, बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। यही तो लिखते हो। तो जैसे न्यूटन लॉ लगा रहे हो, न्यूटन लॉ में कोई बदलाव नहीं, बस एक सूडो फोर्स और लगाना, इतना समझ लो। ये ऊपर जा रही, क्या तुम इसमें बता सकते हो क्या लिखना? बोलो भैया। T माइनस बोलना पड़ेगा, माइनस mg माइनस बराबर m इंटू ए आर। अरे समझ पा रहे हो क्या? तो बॉडी ऊपर जा रही है तो T और इन दोनों को जोड़ दोगे, देखो तो T से T कट जाएगा, एक्सेलेरेशन आ जाएगा, ए आर आ जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो देखना T से T कट जाएगा। ध्यान दो, देखो ये 2mg में mg घट गया, 2ma में ma घट गया, तो क्या बच जाएगा? mg प्लस ma, ये T से T कट जाएगा, बराबर 3ma। तो ar की वैल्यू आ जाएगी g प्लस a बाई 3। ये बेटा ar की वैल्यू आ जाएगी। इस ar की वैल्यू को कहीं एक जगह रख दोगे, चाहे इसमें चाहे इसमें, तो t की वैल्यू आ जाएगी। तो t की वैल्यू आपकी आ जाएगी। अच्छा, अगर डायरेक्ट करना होता, अगर डायरेक्ट करना होता तो डायरेक्ट कैसे करेंगे? देखो, अगर डायरेक्ट करना होता डायरेक्ट, तो ए रिलेटिव लिख देते नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, बताओ यार। पुलिंग फोर्स कितना है? 2mg प्लस 2ma है पुलिंग फोर्स। बोलो बोलो, 2mg प्लस 2ma। तो यहाँ पर पुलिंग फोर्स है 2mg प्लस 2ma, ये पुलिंग फोर्स है। टेंशन हम लेते नहीं है, अरे याद है कि नहीं? ये ऊपर जा रही है तो नीचे कितना फोर्स लग रहा है? माइनस mg प्लस a। तो जो अपोजिंग फोर्स है वो है mg प्लस ma डिवाइड बाई टोटल मास 3m। इसको सॉल्व कर दोगे तो यही आ जाएगा, m से m कट जाएगा, 2mg में mg घटेगा तो mg, 2ma में ma घटेगा तो ma, m कट जाएगा, g प्लस a बटे 3 आ जाएगा। तो अगर सिर्फ एक्सेलरेशन पूछा गया तो ऐसे आ जाओ, लेकिन अगर टेंशन भी पूछा गया है तो आपको कम से कम एक न्यूटन्स लॉ तो लिखना ही पड़ेगा, चाहे इस बॉडी के लिए चाहे इस बॉडी के लिए। तो ए ऐसे निकाल लो और यहाँ ए रख के टी निकाल लो, या फिर दोनों न्यूटन्स लॉ लिख लो, दोनों को जोड़ दोगे तो ए आ जाएगा, और ए की वैल्यू रख दोगे, ए आर की वैल्यू रख दोगे तो टी आ जाएगा। ए आर हमने जानबूझ के अलग कर दिया क्योंकि ए हमको मिक्स हो जाएगा, नहीं तो ए और ए। तो जो ए आर है वो लिफ्ट के रिलेटिव में बॉडी का एक्सेलेरेशन है बेटा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल क्वेश्चन है। हालांकि मैं इसके रिजल्ट्स भी याद कराऊंगा उन बच्चों को जो याद करना चाहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है और इसके रिजल्ट्स बड़े आसानी से याद किए जा सकते हैं। बस इसमें बेटा इतना चेंज होगा, अगर एक्सेलेरेशन ऊपर की जगह नीचे होता तो ये जो ma है वो ऊपर लगता, 2ma जो है वो ऊपर लगता है, सूडो फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। बस इसमें लिख लेना ऊपर रिलेटिव टू द लिफ्ट, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, देखो ये विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट लिख लेना डायग्राम पे।
नोटेड। अब बेटा देखो, इसका रिजल्ट अगर कोई डायरेक्ट याद करना चाहे तो मैं लिख देता हूँ, डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो सेम क्वेश्चन में और आसानी से याद कर सकते हो। अच्छा पहले मैं देखो बिना उसके याद दिलाता हूँ कि क्या पढ़ा था हम लोगों ने। आपको याद है कि अगर हमने 2 मासे जब M1 M2 लटकाए थे तो हमने आपको एक दिन डायरेक्ट भी लिखवाया था। मैंने कहा बार बार यूज़ हो रहा है तो आप डायरेक्ट एक उस दिन स्प्रिंग वाले सवाल में कल ही करवाया था शायद। तो A की वैल्यू क्या थी बेटा, अगर M2 बड़ा है M1 से तो क्या थी, M2 माइनस M1 जी नेट पुलिंग फोर्स होता है डिवाइड बाई टोटल मास होती है। अरे याद आ रहा है क्या? और टेंशन क्या होता था बताओ? टेंशन होता था 2M1 M2, बोलो यार, ये टेंशन होता था। अगर इसमें निकालोगे इस वाले में तो 4T हो जाएगा 4। ये बेटा हमारा फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। अब जब हम लिफ्ट के रिस्पेक्ट में जाते हैं, मतलब ये पुली हमारी लिफ्ट के अंदर होती है और लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही होती है ए से, तो अगर ये ऑब्जर्वर देख रहा है तो ध्यान दो क्या हो जाता है, चेंज क्या होता है। देखो एक इस पे M1G लगता है और एक इस पे M1A सूडो लगता है, एक इस पे M2G लग रहा है और एक इस पे M2A सूडो लग रहा है। ये टेंशन लग रहा है, ये टेंशन लग रहा है। तो अब ध्यान से देखने की जरूरत है, थोड़ा सा टेढ़ा लगा दिया जी। तो ये हमारा M2G है और ये हमारा M2A है। ये बड़े फोर्सेस हैं, जगह नहीं थी तो मैंने ऐसे छोटे बना दिए। तो हमें पता है कि ये इधर A होगा और ये इधर A होगा, A रिलेटिव। तो तुम एक बात ध्यान से देखो, जहां M1G होता है, M1G की जगह क्या लग रहा है? अगर ध्यान से देखो तो लग रहा है M1G प्लस, यही तो चेंज हुआ है। जहां तुम देख रहे हो कि M1G अकेले होता था वहां M1G प्लस M1A है, यानी M1 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो G प्लस A हो जाएगा। G के स्थान पर क्या हो जा रहा है? G प्लस A। यहां देखो क्या हो जाएगा? M2G प्लस M2A। तो कितना फोर्स हो जाएगा? M2 इंटू, यानी जहां जहां G हुआ करता था इस सवाल में वहां बस इसे G इफेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब लिफ्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऐसे कल्पना कर लो कि लिफ्ट रुकी हुई है और लिफ्ट के फ्रेम में G की वैल्यू बदल गई है, G के स्थान पर क्या हो गया? G प्लस। तो बेटा इसे G इफेक्टिव कह देते हैं। यहां जहां G था, G के स्थान पर बस क्या लिख देना है? G प्लस। यही फॉर्मूले काम कर जाएंगे। अगर आप निकालोगे तो इसी से आंसर आ जाएगा। ये तो खैर लिखना ही नहीं है आपको, ये तो मैं लिखवा चुका हूं। तो क्या आंसर आएगा बताओ? A रिलेटिव क्या आएगा? तो M2G माइनस M1G होता है, तो G के स्थान पर क्या कर देना है? G प्लस डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? M1। ये उनके लिए जो याद करना चाहते हैं, इसलिए मैंने पहले सवाल में ऐसा कुछ नहीं बताया तुमको, आप लॉजिक से चीजें बताई सारी। और टेंशन क्या आएगा बताओ? क्या था? 2M1 M2G थी ना, तो जहां जहां G था वहां क्या आ जाएगा? G प्लस है। तो सारे के सारे आंसर, और इसमें टेंशन चाहिए तो बस 2 गुना कर देना, 2T आ जाएगा। तो अगर कोई याद करना चाहे, चूंकि इसमें मैंने देखा 3-4 बार सवाल पूछे गए और कहीं ना कहीं इनको सॉल्व करने में थोड़ा समय भी लगता है, तो अगर आप याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं। यू कैन रिमेंबर इफ़ यू वांट, नहीं तो बेसिक से तो मैंने आपको चीज़ें बताई दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस ध्यान रखना है, G के स्थान पर, G के प्लेस पर G प्लस A आपको लिख देना है। और देखिए दोनों काम कर जाएंगे। अगर A ऊपर है तो MA नीचे लगेगा, तो MG प्लस MA G प्लस A आएगा। और अगर A नीचे है तो MA ऊपर आएगा। अच्छा, MA ऊपर MG नीचे, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? MG माइनस A। तो G के स्थान पर क्या हो जाएगा? G माइनस A। तो जो G इफेक्टिव की वैल्यू है वो G माइनस A हो जाएगी। तो यहाँ G माइनस A हो जाएगा, यहाँ G माइनस A हो जाएगा। तो डायरेक्टली दोनों में सवाल में आपका आंसर लग जाएगा। ये है एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, और ये है टेंशन इन द स्ट्रेन। डायरेक्टली लिख लीजिए फटाक से। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर लिफ्ट हमारी ऊपर की जगह नीचे एक्सेलरेट करेगी तो G इफेक्टिव की वैल्यू G माइनस A होगी। अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगी तो G इफेक्टिव की वैल्यू G माइनस A होगी।
ये आप जरूर लिख लेना कि अगर लिफ्ट का एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड होगा तो जी इफेक्टिव की वैल्यू जी माइनस ए हो जाएगी। बढ़े आगे। एक और बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है सूडो फोर्स में। नीट में बार बार यही आया है सवाल, मतलब सूडो फोर्स का सवाल जब भी आता है तो आधी बार यही सवाल आता है, इसलिए मैंने इसमें वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है। मतलब इसका रिजल्ट हमें रटा होना चाहिए बिल्कुल कायदे से। देखो जिस चीज़ पे 4 ही 5 सवाल तरह तरह के सवाल बनते हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं, उनको एक नज़र अगर याद भी कर लोगे। सवाल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये एंगल बेटा थीटा होता है, यहाँ पर एक मास रखा होता है m मास की बॉडी, और ये वेज होती है वेज। यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, ऑफ कोर्स स्मूथ है, अभी फ्रिक्शन की बात ही नहीं हो रही। इस वेज को हम एक्सेलेरेशन a से दौड़ा रहे हैं, वेज को एक्सेलेरेशन a से दौड़ा रहे हैं, और हमसे कहा जा रहा है फाइंड आउट वैल्यू ऑफ a फॉर विच block does not slip relative to wedge। यह जो ट्राइंगुलर वेज है या इंक्लाइंड प्लेन है इसके रिलेटिव में स्लिप ना करे। क्वेश्चन मेरे साथ लिखा करो। तो इसमें यह कह रहा है कि बताओ इस बॉडी को कितने एक्सेलरेशन से दौड़ाएं कि ये वाली बॉडी जहां रखी वहीं रखेगा, फिसल के नीचे ना आए, फिसल के ऊपर ना जाए, स्लिप ना करे। अगर मैं पूछूं कि इस बात का मैथमेटिकल मतलब क्या है कि स्लिप नहीं कर रहा है, तो हम क्या इसको समझेंगे। तो तुम ऐसे समझ लो कि जैसे अभी तो ये कर फ्रिक्शन की वजह से ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये बॉडी ऐसे इस पर रखी हुई है, चाबी मेरी रखी हुई इस पर, तो बहुत बार बार फिसल रही है, लेकिन ये चाबी जहाँ रखी वैसे रखी रहे, ऐसे ऐसे मोशन, ऐसे। अभी तो मैं पकड़ के इसको मोशन करा रहा हूँ, लेकिन ये ऐसे मोशन हो जाए एक साथ। अभी तो स्लिप कर रहा है, तो इसे एक्सेलरेट किया जा सकता है ताकि ये चाबी ऐसे फिसल के नीचे ना आए ना ऐसे ऊपर जाए, जहाँ रखी वहीं रखी रहे ऐसे। तो देखो दो बातें हैं, ये चाबी जहाँ रखी अगर वहीं रखी रहेगी तो जैसा मूवमेंट इसका होगा कॉपी का, वैसे ही मूवमेंट चाबी का होगा, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम। लेकिन अगर कोई मच्छर इस कॉपी पे बैठा हो तो कॉपी पे बैठ के अगर इसको देखेगा तो कैसा दिखेगा, रेस्ट। यानी अगर वेज के रिलेटिव में स्लिप नहीं कर रहा है तो दो बातें हैं, समझना ध्यान से। जिस स्थान पर रखा है उसी स्थान पर रखा रहेगा और यहां रखे 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 आगे चला जाएगा। तो दो बातें होंगी, ग्राउंड से कहोगे तो तुम्हें यह दिखेगा जो इसका एक्सेलरेशन है वही इसका है। तुम ऐसे सोचो बस की छत पे, एक बस है, बस की छत पे बैठे हो पंक्ति लगा के, और तुम बस के ऊपर ऐसे ऐसे फिसल नहीं रहे हो सकता है बस चिकनी हो, बस ब्रेक मारे फिसल के आगे चले जाओ, बस एक्सेलरेट करे फिसल के पीछे आ जाओ, ये नहीं कर रहे हो, जहां चपके हो वहीं चपके हो। तो सोचो जो एक्सेलरेशन बस का होगा वही तो तुम्हारा हो जाएगा ना। तो नीचे वाले को बस समझ लो, ये ऊपर तुम बैठे हो, अगर तुम इस पर फिसल नहीं रहे हो तो जितना ये चलेगा उतना ये चलेगा। तो इससे दो बातें निकलती हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, बराबर। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर यहां बैठ के देखे, इस पे बैठ के इसको देखे तो कैसा दिखेगा, क्योंकि स्लिप नहीं कर रहा है, ये कहेगा मुझसे जो दूरी है वो 2 फीट है और ये दूरी ना तो घट रही है ना बढ़ रही है। अगर ये ऊपर फिसल रहा होता है तो इसको पास आता नजर आएगा, और दूर नीचे फिसल रहा होता तो दूर जाता दिखता। यानी बेटा इस बात को आप समझे कि ये वाली बात जो मैंने लिखी है डज नॉट स्लिप रिलेटिव टू वेज, इसका दो मतलब है इसके। इसका ये मतलब है कि जो ब्लॉक है, ब्लॉक, इसका एक्सेलरेशन वेज के रिस्पेक्ट में कितना है, ये इसका मतलब है कि वेज के रिलेटिव में 0 है। दूसरा मतलब यह है कि ग्राउंड के रिलेटिव में दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। तो अब बढ़िया तरीका यह है कि अगर हम इसको वेज के रिलेटिव में जाके सॉल्व करना चाहे, हालांकि दोनों मेथड से कर सकते हैं, ग्राउंड के रिलेटिव में भी आसानी से होगा और वेज के रिलेटिव में भी आसानी से होगा, बट हम वेज के रिलेटिव में करने वाले हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऑब्जर्वर बन के वेज के ऊपर बैठ जाऊंगा और वेज के रिलेटिव में इसको देखूंगा
क्योंकि इसने कहा है कि वेज के रिलेटिव में एक्सेलेरेशन 0 है, तो पहले मैं वेज के ऊपर बैठूंगा, देखूंगा, तब समझूंगा कैसे 0 हो रहा है। ठीक है, तो मैं वेज के रिस्पेक्ट में चला गया, विद रिस्पेक्ट टू वेज, यानी मैं ऑब्जर्वर बन के वेज के ऊपर बैठ गया, मैं ऑब्जर्वर बन के वेज के ऊपर बैठ गया। यू आर द ऑब्जर्वर, तुम कहीं भी बैठ जाओ वेज के ऊपर, मच्छर बन के बैठ गए वेज के ऊपर। अब तुम जैसे वेज पे बैठे तो तुम्हारे लिए वेज कैसी है? अब तुम भूल से भी मत मानना कि वेज चल रही, तुम खुद ये पर्सनली एग्जामिनेशन हॉल में फील करना कि अब वेज रुक गई, तभी तुम बेहतर फीलिंग के साथ सवाल कर पाओगे। ठीक, अब वेज तो रुकी हुई है तुम्हारे लिए, अब ग्राउंड वाले के लिए नहीं रुकी हुई है, तुम तो इसी बैठे हो ना, तुम्हारे लिए वेज रुकी हुई। ठीक, अब सुनो ध्यान से, जैसे अब जैसे इंक्लाइंड प्लेन पे सॉल्व किया जाता है सवाल वैसे करो, जैसे नॉर्मल इंक्लाइंड प्लेन पे सवाल हल होता है वैसे कर डालो, बस एक अतिरिक्त फोर्स लगा देना सूडो, क्योंकि तुम जिस फ्रेम में बैठे हो उसके पास क्या है? एक्सेलेरेशन। तो अगर राइट डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है तुम्हारे पास तो तुम एक सूडो लगाओगे लेफ्ट डायरेक्शन, बताओ लगाओगे कि नहीं लगाओगे? तो तुम बाकी फोर्स वैसे लगा दो। तो बेटा यहाँ ध्यान से देखने वाली जरूरत है कि इस पे एक mg ऐसे लगेगा, mg, एक नॉर्मल ऐसे लगे, तो जमाने से लगाते चले आ रहे हो, एक सूडो और लगा दो जिसको तुम ma कहोगे, ये अतिरिक्त फोर्स बॉडी पे लगा दो, क्योंकि तुम्हारा एक्सेलेरेशन राइट था तो तुम सूडो लेफ्ट लगाओ। और बस जैसे करते हो इंक्लाइन प्लेन पे वैसे कर लो। कैसे करते हो इंक्लाइन प्लेन पे? सारे फोर्सेस को, चूंकि प्लेन के रिलेटिव में या तो ये नीचे स्लिप कर सकता है या ऊपर, तो सारे फोर्सेस को तुम या तो प्लेन के अलोंग कंपोनेंट करते हो या प्लेन के परपेंडिकुलर। तो mg के कंपोनेंट तो आते ही तुमको, अगर ये एंगल थीटा है तो बताओ mg का ये वाला कंपोनेंट क्या आता था? mg cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट mg, शाबाश mg उड़ा दिया तुमने, ये वाला एंगल थीटा आता था, तभी तो ये mg का cos आ जाता था, ये साइन, ये पूरा 90 है, देखो ध्यान से, ये पूरा 90, पूरा 90, तो ये वाला कोण कितना होगा? 90 माइनस थीटा। और अगर हम इधर चले जाएं तो ये भी 90 है, चूंकि प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन के अलॉन्ग है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? थीटा। तो ma का जो ये वाला कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? ma cos थीटा, और ma का जो ये वाला कंपोनेंट होगा इधर की तरफ वो क्या आएगा? ma sin। तो ये देखो, सबसे पहले ये देखो कि जो नॉर्मल है वो mg cos थीटा के बराबर नहीं है। बताओ नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ रही भैया? नॉर्मल की वैल्यू आ रही mg cos थीटा प्लस ma। पहली बात तो भैया ये हो गई, ठीक भैया, ये हो गई। अब ये कह रहा है कि ये बॉडी न नीचे फिसल रही है न ऊपर फिसल रही है। अब जरा सोचो, तनिक सोचो कि अगर ma cos थीटा बड़ा हो जाए mg sin थीटा से, तो इसके पास एक रिलेटिव एक्सेलेरेशन आएगा, किस दिशा में? ऊपर की तरफ, ये ऐसे फिसलेगा। लेकिन भैया अगर ये छोटा होगा तो ये बड़ा होगा, तो किधर फिसलेगा? नीचे की तरफ फिसलेगा, नीचे की तरफ फिसलेगा और नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन आएगा। लेकिन इन्होंने तो ये कहा कि फिसल ही नहीं रहा है, तो फिसल नहीं रहा है, न ऊपर जा रहा है न नीचे जा रहा है, तो क्या तुम बता सकते हो कि कौन से दो फोर्स बराबर होंगे? ma cos थीटा और mg sin थीटा क्या होंगे? बराबर। लेकिन कृपया ध्यान दीजिए, यहाँ ये भी पूछ सकता था, अगर मैं a की वैल्यू दे दूं तो मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि बताओ इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा इसके रिलेटिव में। तो अगर ये बड़ा हो इधर तो इधर की तरफ a रिलेटिव मान लेना और न्यूटन्स लॉ लगा देना। कैसे लगाओगे? ma cos थीटा माइनस mg sin थीटा बराबर mar। अगर ये बड़ा होगा तो नीचे जाएगा, कैसे लगाओगे न्यूटन्स लॉ? mg sin थीटा माइनस ma cos थीटा बराबर mar। ये उस पर निर्भर करेगा कि a की वैल्यू क्या, पर ये सवाल वो नहीं है। ये कह रहा है स्लिप नहीं कर रहा, a बता दो कितना है। स्लिप ना करने का मतलब इसका जो ar है वो कितना है? 0। रिलेटिव एक्सेलेरेशन जो है ब्लॉक का वेज के रिलेटिव में जो है वो 0 है, इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे। तो मैं बराबर कर देता हूँ भैया मैं यहाँ कर देता हूँ बराबर, ठीक है? नीचे कर दूँ क्या? ठीक, तो ma cos थीटा भैया, ma cos थीटा बराबर mg sin थीटा, ये रट लेना, घोट लेना रिजल्ट, a बराबर आएगा m से m कट जाएगा, साइन बटे कॉस हो जाएगा tan थीटा। एकदम रटा होना चाहिए, रिजल्ट कभी नहीं बदलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। थीटा इंक्लाइन प्लेन का एंगल है, यानी अगर मैं इस वेज को g tan थीटा के एक्सेलेरेशन से चलाऊंगा तो हमारा जो एक्सेलेरेशन होगा वो a बराबर g tan थीटा होगा, तो ये स्लिप नहीं करेगा।
तो अगर ब्लॉक को स्लिप नहीं कराना है तो ए की वैल्यू जी tan थीटा बेटा। और ए की वैल्यू देखो, ये वाला ए जब यहां रख दोगे तो नॉर्मल की वैल्यू फाइनल आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आना होगा नॉर्मल का आंसर फाइनल mg अपॉन cos थीटा आ जाता है। इतनी बातें पहले लिखो फटाक से। हाँ बेटा, इसमें हमने बेटा देखो जब वेज के रिस्पेक्ट में एफपीडी बनाया तो एक mg डाउनवर्ड लगा दिया, एक ma हमने लगा दिया ऐसे, और एक नॉर्मल ऐसे परपेंडिकुलर लगता है। तो हमें पता है कि ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये थीटा आ चुका है, बहुत बार बता चुके। तो mg का ये वाला कंपोनेंट mg cos mg sin आता है, क्योंकि ये एंगल थीटा होता है। फिर हमने ma जो लगाया वो हॉरिजॉन्टल लगाया, क्योंकि एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में था ऑब्जर्वर का, तो ma इधर लगा दिया सूडो। प्लेन के अलॉन्ग और प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट करने, तो इसका एक कंपोनेंट प्लेन के अलॉन्ग चला गया। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, बिकॉज ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, पूरा कोण 90। तो थीटा में 90 में घटाया तो 90 माइनस थीटा, फिर 90 में घटाया तो ये एंगल थीटा हो गया। क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर, ये प्लेन के अलॉन्ग है, तो ये वाला एंगल भी पूरा 90 है बेटा, ये थीटा हो गया। तो एम ए का ये वाला कॉम्पोनेंट एम ए कॉस हो जाएगा जिस तरफ थीटा, और ये एम ए साइन हो जाएगा। तो अब इस डायरेक्शन में तो मोशन होगा नहीं प्लेन के परपेंडिकुलर, तो n बराबर होगा एम जी कॉस थीटा, और ये जो एम ए का कॉम्पोनेंट आ रहा था एम ए साइन थीटा, तो एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। और यहाँ पर एम जी साइन थीटा और एम, चूँकि ये स्लिप नहीं कर रहा है तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो अगर ये दोनों बराबर हो गए तो एम जी साइन थीटा और एम ए कॉस थीटा दोनों बराबर कर दिए हमने, तभी तो स्लिप नहीं करेगा। बड़ा हुआ तो कोई स्लिप कर जाएगा, तो ए की वैल्यू आ गई, जो याद कर लेनी है आपको, है ना। अब देखो यहाँ ए की वैल्यू अगर रखोगे यहाँ ए की वैल्यू रखोगे तो नॉर्मल का फाइनल आंसर, ये सवाल है हमारे असाइनमेंट में, ए की वैल्यू रख दे रहे हैं जी। देखो ए बराबर जी tan थीटा। तो जब यहाँ सवाल सॉल्व करोगे, देखो एम जी कॉमन ले रहे हैं, ये cos थीटा, ये tan को लिख दे रहे हैं साइन बटे cos साइन थीटा। cos थीटा एलसीएम आ जाएगा, ये बटे में एक है, यहाँ cos थीटा है ना,
तो कॉस एलसीएम आ जाएगा, कॉस थीटा 1 से भाग दोगे कॉस थीटा इससे गुणा हो जाएगा, तो कॉस 1 बचेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो mg बटे कॉस थीटा आ जाता है। देखो नॉर्मल भी कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है, mg बटे कॉस थीटा आ रहा है, ये भी चाहो तो दिमाग में डाल सकते हो, mg 1 बटे कॉस सेक होता है, ये आंसर आता है। तुमने हमेशा नॉर्मल की वैल्यू mg कॉस थीटा पढ़ी, लेकिन mg कॉस थीटा तब हुआ करती थी जब वेज हमारी एक्सेलरेट नहीं कर रही थी, तो जब नो स्लिपिंग की कंडीशन में नॉर्मल निकालते हैं दिया जाता है। ये लिख तो लिया है ना सबने ऊपर, तो ये हमने a की वैल्यू निकालने के बाद इसमें a की वैल्यू डाल दी, ठीक है। तो नॉर्मल की वैल्यू में जब हमने a की वैल्यू डाली तो mg बटे कॉस थीटा, तो कई लोग जो डाउट्स पूछते आ रहे हैं मुझसे, उसका आंसर यही है, mg बटे कॉस थीटा। आज भी 2-3 लोग पूछ रहे थे, सूडो फोर्स वाले सेक्शन में ये दिया है कि अगर एक इंक्लाइंड प्लेन पर बॉडी को इस प्रकार रखा जाए और इंक्लाइंड प्लेन को इस तरह से दौड़ाया जाए कि वो बॉडी स्लिप ना करे, तो उस परिस्थिति में नॉर्मल आता है mg सेक थीटा या mg बटे कॉस थीटा। तो a के टर्म में पूछेगा तो नॉर्मल ऐसे आ जाएगा, और mg के टर्म में पूछे, ये याद जरूर रखना, a बराबर g tan थीटा। डन। अब तो अगर ये रिजल्ट याद है तो तुम्हें इससे जुड़े हुए सारे सवाल कर लोगे। तो दो बातें तो कायदे से रटी होनी चाहिए, एक a बराबर g tan थीटा, एक नॉर्मल बराबर mg बटे कॉस थीटा, अगर वो स्लिप नहीं कर रहा है तो, ठीक है। ये दो बातें बहुत कायदे से याद होनी, दोनों पे डायरेक्ट सवाल आता है। सुनो, इसी सवाल में मुझे थोड़ा सा घुमाना है, अगर थोड़ा और चीज़ें ऐड करनी है तो मैं ऐसे कह दूंगा कि यहाँ भैया एक फोर्स F लग रहा है, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, और यहाँ पर भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, और हमने कहा कि बताओ फाइंड आउट F फॉर विच स्मॉल m डज नॉट स्लिप ऑन कैपिटल M। छोटा वाला ब्लॉक बड़े वाले ब्लॉक पर स्लिप ना करे तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। अब देखो, अगर आपको एक्सेलेरेशन याद है तो आप 5 सेकंड में आंसर लिख दोगे। जैसे आपने कहा अच्छा स्लिप नहीं करना है, तुरंत तुम्हें रटी रटाई चीज़ याद आई। जो जरूरी बातें वो याद करो। तुम्हें याद आ गया कि अगर स्लिप नहीं करना है, फॉर नो स्लिपिंग, जब आप इधर से धक्का मारोगे तो दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा। कितना होगा? a बराबर कितना होगा बताओ? g tan थीटा। मैंने बताया था ना कि अगर स्लिप नहीं करेगा तो साथ साथ चलेंगे ना दोनों, तो इसका भी ये होगा, इसका भी होगा। इसके रिलेटिव में इसका 0 होगा, ग्राउंड के रिलेटिव में तो सेम ही होगा ना। और वो कितना होना चाहिए? a बराबर g tan थीटा। ये तुमको रटा हुआ है। तो तुमने क्या किया? पूरा सिस्टम पकड़ा। तुमने कहा पूरा सिस्टम ले लेंगे सर। तो फॉर कंप्लीट सिस्टम m प्लस m को सिस्टम माना तुमने,
और तुमने F बराबर ma लगा दिया, खत्म। हॉरिजॉन्टल फोर्स एक ही लग रहा है इस पूरे सिस्टम पे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है, तो m प्लस m इंटू a कर दिया। a की वैल्यू तुम रट के गए हो घर से, तो मिनटों का काम सेकंडों में हो गया, आंसर आ गया कि भैया m प्लस m इंटू जी टेन थीटा के बराबर फोर्स लगाओगे तो ब्लॉक नहीं स्लिप करेगा। बस एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि इंक्लाइंड प्लेन देखते ही लोगों को ये लगता है कि n बराबर mg cos थीटा होगा। ध्यान रहे, चूंकि यहाँ एक्सेलरेशन आ रहा है तो n बराबर mg cos थीटा नहीं होता, ध्यान रखना। n की वैल्यू कितनी आती है यहाँ पर, mg बटे cos थीटा आती है फाइनल सॉल्व करने के बाद। ये बार बार गलती हो रही है बच्चों से, ध्यान रखना। ये वो केस नहीं है, ये तब होता है जब इंक्लाइंड प्लेन फिक्स हो, जब मूविंग ना हो इंक्लाइंड प्लेन और बॉडी ऐसे फिसल रही हो, ऐसे, तब होता है n बराबर mg cos थीटा। ये नॉर्मल वाली गलती भी बहुत होती है, हमारे असाइनमेंट में सवाल है इस पर सीधे सीधे, और सभी ने डाउट पूछा है, मैंने सभी को बोला है क्लास में कि ये सूडो फोर्स का सवाल है। तो a बराबर जी टेन थीटा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल भी हमारे असाइनमेंट में है। बेटा यहाँ पर एक पेंडुलम लटका होता है, पेंडुलम m मास का पेंडुलम ऐसे रखा होता है, ट्रॉली बस कार कहीं भी लटका हो सकता है, और इस ट्रॉली को बेटा हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर देते हैं। आप ये बात बहुत प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, किसी कार में आप पेंडुलम लटका दो बस में, और बस को एक्सेलरेशन दे दो, मतलब उसकी स्पीड बढ़ाओ, एक्सेलरेटर पे पैर रख दो, तो आप देखोगे पेंडुलम सीधा सीधा नहीं लटकेगा। इस पेंडुलम की जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी बस के रिस्पेक्ट में वो चेंज हो जाएगी। ये पेंडुलम ऐसे ना लटक के किसी एंगल पे ऐसे लटकता है, किसी एंगल थीटा पे लटकता है, ये ऐसे ना लटक के ऐसे लटकता है। दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बस या ट्रॉली। मतलब ग्राउंड से देखोगे तब तो ऑफ कोर्स ऐसे जा रहा होगा, ऐसे मूव कर रहा होगा, बस के अंदर से देखोगे तो ऐसे रुका हुआ दिखेगा। मतलब हमें ये पता करना है कि बस के रिलेटिव में पेंडुलम जो रुकेगा वो कितने कोण पे रुकेगा, कितने एंगल पे इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी रिलेटिव टू द बस। तो फाइंड आउट थीटा इन इक्विलिब्रियम कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। ट्रॉली के रिस्पेक्ट में जो इक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगी तो ये थीटा कितना है। अच्छी बात यह है कि यहाँ भी a बराबर जी टेन थीटा ही आता है रिजल्ट, आंसर सेम ही है दोनों का, तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं पूरा कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करूंगा आपको कि कैसे आएगा। तो अगर आप बस के रिस्पेक्ट में करते हैं या ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली चले जाते हैं, तो सबसे पहले देखिए ट्रॉली के रिस्पेक्ट में हम चले गए, हम ऑब्जर्वर बन के इसके अंदर बैठ गए, तो हमारे रिस्पेक्ट में ट्रॉली काय पे आ गई, रेस्ट।
ये एंगल थीटा। इस पे एक mg बेटा ऐसे लगेगा, और देखिए आपके पास अगर आप ट्रॉली के अंदर बैठे हैं बेटा, तो आप एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो आपको एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में ma। एक ma आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, और जो टेंशन लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो देखो बेटा एक mg नीचे की तरफ लग रहा है, एक mg नीचे लग रहा है, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग लग रहा है, और देखो आपका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, तो आपने एक सूडो इधर लगा दिया, और इस बंदे को ये बॉडी कैसी नजर आ रही है बेटा, रेस्ट। तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो ऊपर वाला फोर्स होगा टी कॉस थीटा, ये वाला फोर्स होगा टी साइन थीटा, और बॉडी आपको नजर आ रही है रेस्ट। तो आप दो इक्वेशन लगा दोगे, आप कहोगे इक्विलिब्रियम पोजीशन है मेरे रिस्पेक्ट में, तो एक तो कर दोगे टी कॉस थीटा, एक तो कर दोगे टी साइन थीटा बराबर एम ए। बेटा टी साइन थीटा किससे बैलेंस है, एम ए से, टी साइन थीटा बराबर एम ए, और एक कर दोगे वाई डायरेक्शन में टी कॉस थीटा बराबर एम जी। अब मुझे अगर थीटा चाहिए तो इसमें से दोनों को भाग दे दो, साइन बटे कॉस, देखो भाग दोगे तो टी से टी कट जाएगा, साइन बटे कॉस, तो टी साइन थीटा बटे टी कॉस थीटा बराबर एम ए बटे एम जी। तो टी से टी कट गया, तो ये टैन थीटा बचा, ये ए बाई जी बचा। टैन थीटा बराबर ए बाई जी, या ये कह लो ए बराबर जी टैन थीटा। देखो वही बात आ रही है, टैन थीटा बराबर ए बटे जी या ए बराबर जी टैन थीटा, रिलेशन यहाँ पे दोनों एक जैसे रिलेशन, बस यहाँ धागे का एंगल है वर्टिकल से, और वहाँ इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है, ठीक है। और बेटा मैंने हमेशा तुमको बताया साइन कॉस का इक्वेशन आए, टेंशन निकालना होल स्क्वायर करके जोड़ दो, तो होल स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो होल स्क्वायर करके अगर जोड़ोगे तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये है एम ए का स्क्वायर, ये है एम जी का स्क्वायर, ये है एम जी का स्क्वायर। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन होके 1 हो जाएगा, और टी स्क्वायर बचेगा, और ये है एम स्क्वायर कॉमन ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो टेंशन की वैल्यू यहाँ पर आ जा रही एम टाइम्स अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। टेंशन आता है एम टाइम्स अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तीनों रिजल्ट बहुत ही स्टैंडर्ड है, जिन्हें बड़े आराम से याद करके भी सारे सवाल हो जाएंगे, और समझना तो प्राइमरी चीज़ें समझ लोगे तब तो हो ही जाएंगे। और दोनों बड़े फेमस रिजल्ट हैं, चाहे इंक्लाइंड प्लेन वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो। तो पेंडुलम का एंगल tan थीटा एकदम याद होने चाहिए, ध्यान रखना बच्चों, डायरेक्ट ऑप्शन टिक कर सकते हो, सीधे सीधे इसी फॉर्म में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है यहाँ से, और इसके क्वेश्चंस अच्छे से लगा लीजिए पूरी असाइनमेंट। वैसे तो जो भी डाउट रह गए होंगे वो मैं कल की क्लास में 15-20 मिनट आधा घंटे का समय लेकर के क्लास में ही डिस्कस कर दूंगा, और फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। 15 अगस्त की छुट्टी मत मनाइएगा, चूँकि नया चैप्टर है, अब पहली क्लास ही छोड़ दोगे तो 4-5 ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, मैक्सिमम 5 क्लास लगेगी फ्रिक्शन में। तो इसी एनएलएम का ही दूसरा भाई समझ लो तुम, एनएलएम का ही पार्ट है, तो इसलिए उसको मिस मत करना बिल्कुल भी प्लीज़। और यदि कोई मैसेज छुट्टी होगी तो मैसेज आएगा, वैसे तो नहीं होगी, और हो सकता है ऐसी सब छुट्टी उट्टी अनाउंस कर दें तो एक अलग बात है, तो फिर वो छुट्टी वैसे हो। अगर मैसेज नहीं आएगा तो कोई छुट्टी नहीं होगी, कोई कंफर्म ना करे, क्लास होगी, ठीक है 100%।